नमस्कार। मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके महत्व क्या है, और जब हम पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक खरीदते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें खरीदना चाहिए, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे कि पाठ्य वस्तु जिसे सिलेबस कहा जाता है, और दूसरा नंबर हुआ हमारा पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। तो आज तो हम टेक्स्ट बुक के बारे में देखेंगे। और तीसरा नंबर जो है हमारा पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। तो इन तीनों में अंतर क्या है सबसे पहले वो जानना जरूरी है। तो सिलेबस के अंतर्गत आता है, यानी हिंदी में इसको पाठ्य वस्तु बोलते हैं सिलेबस को। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि एक साल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है वो सारा सिलेबस के अंदर दिया हुआ रहता है। जैसे कि बच्चा न्यू एडमिशन लेता है या 4 से वह 5 क्लास में गया तो उसको विद्यालय के द्वारा पहले क्या किया जाता है कि बुक लिस्ट दिया जाता है, यानी कि उसे क्या क्या बुक खरीदना है, और साथ में सिलेबस भी दिया जाता है। तो सिलेबस में हम क्या देखते हैं कि जैसे सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो उसको किस किस टॉपिक को पढ़ना है उन सारे बिंदु वहाँ पर सिलेबस में दिए रहते हैं। और साइंस विषय है तो क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है वो सारा चीज़ सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ रहता है। अब दूसरा नंबर देखेंगे पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। तो आप जो बुक पढ़ते हैं वो आपका टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक कहलाता है। और तीसरा नंबर हम क्या देखेंगे, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है कि पाठ्य वस्तु भी आ जाता है और पाठ्य पुस्तक भी, यानी कि विद्यालय के अंतर्गत जितने भी एक्टिविटीज़ कार्य करवाए जाते हैं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए वो सारा करिकुलम के अंतर्गत आता है। बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या क्या प्रोग्राम करवाना चाहिए, ये सारा करिकुलम के अंतर्गत आता है। तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक। तो इसका परिचय देखेंगे। प्राचीन काल में पुस्तक को यानी कि टेक्स्ट बुक को ग्रंथ कहा जाता था। ग्रंथ शब्द का अर्थ है गूंथना, क्रम में रखना या नियमित ढंग से जोड़ना। पहले क्या हुआ करता था कि शिक्षा मौखिक हुआ करती थी, बोलकर पढ़ाया जाता था। गुरु बोलते थे और शिष्य उस चीज को याद कर लिया करते थे। आगे चलकर गुरु ने अपने ज्ञान को भोजपत्र, ताम्रपत्र और ताड़पत्र पर लिखकर शिष्यों के समक्ष क्रम से रखना प्रारंभ किया। क्रम भंग न हो इसलिए इनमें छेद कर आगे से गूंथ दिया जाता था। इस प्रकार ग्रंथित ज्ञान संबंधित पुस्तकों का ग्रंथ कहा गया। बड़े बड़े ग्रंथों के लेखन में पर्याप्त समय और श्रम लगता था, इसलिए शिक्षा प्रायः मौखिक हुआ करती थी। लिखना पहले आसान नहीं था, इसलिए गुरु क्या करते थे कि बच्चों को बोल कर पढ़ाते थे और बच्चे क्या करते थे उस चीज़ को गुरु जो बोलते थे उसको बच्चे याद कर लेते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ। गुरु जो थे अपने ज्ञान को जैसे ताम्रपत्र, ताड़पत्र पर लिखना शुरू किया। अंग्रेजी का जैसे कि इसे बुक के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में, तो बुक शब्द भी ग्रीक भाषा के बीक शब्द से उत्पन्न बताया जाता है जिसका अर्थ होता है फ्रिज। फ्रांसीसी भाषा में भी पुस्तक के लिए प्रचलित शब्द का संबंध वृक्ष की छलिया या तख्ती पर लिखने से था। प्रेस के आ जाने पर यानी कि छपाई जो हम देखते हैं आज के समय में जो पुस्तकों का निर्माण छपाई प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है, जिससे आसानी और सरलता पूर्वक हमें पुस्तक के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेस के आ जाने पर पुस्तकों का छपना क्या हो गया, सरल हो गया, और धीरे धीरे मौखिक शिक्षा का उत्थान पुस्तकों ने जो मौखिक शिक्षा का बोलकर गुरु पढ़ाते थे उसका स्थान पुस्तक ने ले लिया और आज ये शिक्षा का
प्रमुख साधन है। जो टेक्स्ट बुक है यानी कि पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षा का मुख्य साधन बन गया है। पहले के समय में परेशानी होती थी, इसलिए गुरु क्या करते थे कि किसी भी टॉपिक को बच्चों को बोल कर पढ़ाते थे और बच्चे क्या कर लेते थे कि उस चीज़ को याद कर लेते थे। उस समय लिखना, हाथ से लिखना आसान नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रेस आई, छपना शुरू हुआ पुस्तक का, और हम क्या देखते हैं कि आज के समय भी देखते हैं कि पुस्तक जो है आसानी से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि छपाई प्रक्रिया के द्वारा आसानी से सरलतापूर्वक पुस्तक की छपाई हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तक है उसका अर्थ क्या है। पाठ्य पुस्तक जो है मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने विचार, अनुभव को पुस्तक के रूप में संचय करता है। यानी कि एक राइटर को हम देखते हैं कि अपने विचारों और अनुभव को व्यक्त करते हुए एक पुस्तक का निर्माण करता है। यानी कि उसमें उसकी जो इच्छाएं आती है, उसमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि पुस्तक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय का साधन है जिसका लाभ नई पीढ़ी को होता है। जैसे कि हम उदाहरण में इतिहास सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे जानते हैं, पाठ्य पुस्तक के यानी कि बुक के माध्यम से ही पुराने समय के इतिहास को आज के समय में हम जानते हैं। अगर बुक नहीं रहता तो हमें अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त नहीं होती कि पहले के समय में क्या हुआ था। पुस्तक के माध्यम से संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करते हैं। मानवीय ज्ञान का संचय एवं संचार का साधन जो है वो पुस्तक है। आज के तकनीकी एवं कंप्यूटर युग में पुस्तकों के अतिरिक्त आधुनिक साधन एवं माध्यमों का विकास हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड आदि, जिसमें हम क्या देखते हैं कि महापुरुषों को देखने एवं सुनने का अवसर भी मिलता है। इसके माध्यम से हम क्या देखते हैं कि लेक्चर भी देखते हैं, महापुरुषों को भी देखते हैं, उनका फ़ोटो देखते हैं और उनके पहले समय में क्या दिया हुआ लेक्चर है, उन सारे चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जबकि पुस्तक के माध्यम से इनके विषय में केवल पढ़ने का अवसर मिलता है। तो आज के समय में हम क्या देखते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से जो शिक्षा का स्तर है बहुत आगे चला गया है। हम किसी भी चीज़ को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। कुछ परिभाषाएं यहाँ पर देखेंगे। हैरोलिकर का कहना है कि पाठ्य पुस्तक जो है वह ज्ञान, आदत, भावना, क्रिया तथा प्रवृत्ति का संपूर्ण योग है। जो एक बुक होता है वो ज्ञान, आदत और व्यक्ति के भावना, क्रिया का संपूर्ण योग है। लैग का क्या कहना है कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणिक पुस्तक है। यानी कि हम जो चीज़ अध्ययन करते हैं उस क्षेत्र का प्रमाणिक पुस्तक है। डगलस का कहना है कि अध्यापकों के बहुमत के अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे उसकी आधारशिला उन्होंने डगलस ने माना है। रेमॉन्ड का कहना है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए पाठ की पूरक है। जबकि डगलस का कहना है कि अध्यापकों के अनुभव एवं विश्लेषण के अनुसार पाठ्य पुस्तक पढ़ने पढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि एक अध्यापक जो है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही अपना अनुभव, विचार बच्चों के सामने आसानी से रखते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता क्या है और उसकी महत्व क्या है, उस चीज को हम देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषय का संगठित ज्ञान एक ही स्थान पर मिल जाता है। यानी कि हम साइंस का बुक उठाते हैं, 6 क्लास का उठाते हैं, तो हमें 6 क्लास में क्या क्या पढ़ना है वो सारा बुक में हमें एकत्रित मिल जाता है और उसे पढ़कर हम आसानी से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं।
दूसरा नंबर है पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षक एवं छात्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षक को जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बच्चों को हमें इस क्लास में, जैसे कि जो भी क्लास में बच्चे हो, 6 में हो या 7 में हो, उसे शिक्षक को जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमें क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है। तीसरा नंबर है पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र एवं शिक्षक को यह जानकारी मिलती है कि किसी कक्षा स्तर के लिए कितने विषय वस्तु का अध्ययन अध्यापन करना है। तो यही चीज हो गया यहाँ पर। और चौथा नंबर है कि पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र एवं शिक्षक की समय की बचत होती है, क्योंकि शिक्षक को पता होता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और बच्चों को भी यह पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर समय की बचत होती है। पांचवा नंबर है छात्रों का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि वे विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु को एक बार में ही समझ सकें। उन्हें विषय वस्तु को कई बार पढ़ना एवं अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए पुस्तक की जरूरत पड़ती है। अगर तेज बच्चा भी है तो ये नहीं है कि एक लेक्चर दिया गया क्लास में और उसको समझ में ही आसानी से आ जाए, यानी कि समझ में आ भी गया तो बच्चा लंबे समय तक याद उसको नहीं रख सकता है। इसलिए बच्चों को उस चीज़ को, टॉपिक को याद रखने के लिए, समझने के लिए पाठ्य पुस्तक का बहुत ज़रूरत होता है। उसी के माध्यम से वो बच्चे पढ़ते हैं, वो फिर से अभ्यास करते हैं और उनको आसानी से याद आ जाता है जिस टॉपिक को उन्होंने पिछले बार पढ़ा था। अगला नंबर है 6 नंबर, योग शिक्षकों का ज्ञान भी अव्यवस्थित होता है। ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर सारा चीज़ आपको पढ़ा ही दे, अपने से बिना पुस्तक देखे पढ़ा ही दे, इसलिए उनको बताने के लिए, उस टॉपिक के बारे में बताने के लिए उनको पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है, बुक की ज़रूरत पड़ती है। उस माध्यम से वो अपने विचार को, जो ज्ञान है, वो आसानी से बच्चों के समक्ष रखते हैं। अतः उसे व्यवस्थित करने में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार छात्रों के अपूर्ण ज्ञान को विकसित एवं पूर्णता प्रदान करने के लिए पाठ्य पुस्तक सहायक होती है, यानी कि बच्चों को जो नॉलेज नहीं है उसके पाठ्य पुस्तक के माध्यम से वो आसानी से उनको ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। अगला नंबर है 7 नंबर, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से 100 अध्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्रों को प्रेरणा मिलती है, यानी कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चे अपने से भी अध्ययन कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। 8 नंबर है पाठ्य पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य तथा मूल्यांकन संभव होता है, यानी कि एक टीचर के लिए पाठ्य पुस्तक यानी बुक की बहुत ज़रूरत होती है। उसी के माध्यम से वो कक्षा का संचालन करते हैं और परीक्षा का मूल्यांकन भी पुस्तक के माध्यम से ही करते हैं। पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित पाठ्य वस्तु का अध्यापन संभव होता है, यानी कि सिलेबस का अध्यापन संभव होता है और तथा इससे छात्रों का मूल्यांकन सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। 10वां नंबर है पाठ्य पुस्तक छात्रों की विषय वस्तु को संगठित करने में सहायता प्रदान करती है, यानी कि बुक के माध्यम से हमें एक ही जगह संपूर्ण चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, हम उसे पढ़कर जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति दोनों का विकास होता है। अगला नंबर है पाठ्य पुस्तक मंद बुद्धि एवं प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर क्लास में जो चीज़ बताया गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो हमेशा उसको याद ही रखें, और यहाँ पर मंद बुद्धि बालक के लिए यानी कि कोई बच्चा होता है कि क्लास में नहीं समझ पाता है, टीचर द्वारा समझाया गया तो नहीं समझ पाता है, तो वो क्या करता है कि उस पुस्तक को घर पर जाकर पढ़ता है। तो इन दोनों के लिए, दोनों प्रकार के बालकों के लिए बुक की बहुत ज़रूरत होती है, इनके लिए महत्वपूर्ण है।
अगला नंबर है 13 नंबर कि पाठ्य पुस्तक जो है, बुक जो है, परीक्षा के समय छात्रों के लिए सहायक होती है। तो ये बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कही गई है। परीक्षा के समय हर एक बच्चों के लिए, चाहे वह प्रतिभाशाली बच्चा क्यों ना हो, उसको बुक की ज़रूरत पड़ती ही है। वो बुक पढ़ता है और उसके बाद जाकर एग्जाम देता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षकों को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती है। और अगला नंबर है पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण की अनेक कमियों को भी दूर करती है। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता है, अतः पाठ्य पुस्तकों की सहायता से छात्र व्यक्तिगत रुचि एवं गति के साथ अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि हम क्लास में देखते हैं कि बच्चों की संख्या अधिक होती है, तो टीचर के द्वारा असंभव हो जाता है सभी बच्चों पर ध्यान देना। तो ऐसे में क्या होते हैं कि जैसे पीछे वाले बच्चे हैं, कुछ टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि घर पर जाकर उस टॉपिक को पुस्तक के माध्यम से फिर पढ़ते हैं और उनको वो चीज़ समझ में आ जाता है। अब देखेंगे टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तक का चयन। इसका चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो किसी पुस्तक का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पुस्तक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, उसकी बाह्य आकृति कैसी है, मूल्य कितना है और प्रथम दृष्टि में लोगों का ध्यान आकर्षित करता हो, यह भी जरूरी होता है, तभी व्यक्ति खरीदना चाहता है पुस्तक को। ये सभी पुस्तकें चयन के आधार के लिए आवश्यक है, किंतु किसी पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए यह बहुत अधिक प्रमाणिक मापदंड नहीं है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों के चयन में अन्य कई महत्वपूर्ण पक्षों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः पाठ्य पुस्तक की चयन में निम्नलिखित मापदंडों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे पहला नंबर कि पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है। जैसे हमें सोशल साइंस का बुक खरीदना है तो उस पर सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस लिखा हुआ जरूरी होना चाहिए, तभी हम उस बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें सोशल साइंस की ही बुक चाहिए। तो यहाँ पर है कि विषय के अनुसार पाठ्य पुस्तक का नाम होना चाहिए। दूसरा नंबर है लेखक। तो लेखक की योग्यता, अनुभव एवं प्रसिद्धि होनी चाहिए। लोग उसी राइटर की बुक खरीदना चाहते हैं जिनकी योग्यता, अनुभव और प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की हो। उसके विचारों में स्पष्टता, निष्पक्षता एवं मौलिकता होनी चाहिए। इसे विषय विशेषण का, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधि का ज्ञान और प्रगतिशील विचारधारा आदि होनी चाहिए। विषय भी सरल होना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। विषय सूची। पाठ्यक्रम के अनुसार यानी कि करिकुलम या सिलेबस के अनुसार विषय सूची भी होना जरूरी है, तभी एक बालक या व्यक्ति पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक को खरीदना पसंद करता है। उसकी बाह्य आकृति कैसे होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक के चयन के समय पुस्तक की आकार, पृष्ठ संख्या, कागज, जिल्द तथा बाह्य पृष्ठ देखने में आकर्षक होना चाहिए। मुद्रण जो है पठनीय और रोचक हो और कवर पेज में कई रंगों का प्रयोग किया गया हो, तभी व्यक्ति क्या होता है कि पुस्तक की तरफ आकर्षित होता है और उसे पढ़ना पसंद करता है। उसकी पेज संख्या लाइन बाय लाइन होनी चाहिए। कागज जो है, पेज है, वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम पतला और पलटते के साथ पेज फट जाए, ऐसे पुस्तक को पढ़ना लोग पसंद नहीं करते हैं। अगला नंबर है अंतर वस्तु का चयन एवं संगठन। इसमें पहला नंबर है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुकूल अंतर वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। दूसरा नंबर है इसके अंतर्गत अंतर्वस्तु सामाजिक उपयुक्ता एवं आर्थिक विकास तथा नागरिकों में नवजागृति कर सकने की क्षमता होनी चाहिए इसमें। और तीसरा नंबर है कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्वस्तु का चयन शिक्षण विधियों के अनुकूल होना चाहिए। छठा नंबर है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में छात्रों में स्वतः अध्ययन करने की आदत विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि बच्चे खुद पढ़ सके उस चीज़ को और उसको आसानी से समझ सके।
छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित कर सकने की क्षमता होनी चाहिए प्रस्तुतिकरण में, यानी कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को उस चीज़ को, उस टॉपिक को सुनने और समझने में रुचि होना जरूरी है। प्रस्तुतिकरण अन्य विषय से सहसंबंधित होना चाहिए, यानी कि एक टॉपिक पढ़ाते समय अन्य विषय के बारे में भी बच्चों को जानकारी दे देना चाहिए। प्रस्तुतिकरण शिक्षण विधि के अनुरूप होना चाहिए और शिक्षण सूत्रों के भी अनुरूप होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में सीखने के नियम और सिद्धांतों का अनुसरण होना चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नता की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होनी चाहिए, यानी कि बच्चे जो होते हैं उनमें काफ़ी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है क्योंकि हर बच्चा अलग अलग घर से आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विषय को जो है एक टीचर को क्या करना चाहिए कि विषय को रुचिपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बच्चे उसको रुचि के साथ पढ़ सकें और अध्ययन कर सकें। प्रस्तुतिकरण की भाषा सरल होना चाहिए ताकि बच्चे उस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। अगला नंबर है 7 नंबर, उदाहरण और चित्र का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि एक पाठ्य पुस्तक में उदाहरण और चित्र भी होना चाहिए, तभी बच्चे क्या करेंगे कि उस टॉपिक को समझ सकेंगे। शाब्दिक एवं प्रदर्शनात्मक उदाहरण होना चाहिए, जैसे कि हम भारत के बारे में बता रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे बच्चों को कि भारत का नक्शा भी दिखाएंगे। यहाँ पर प्रदर्शनात्मक उदाहरण बोला गया, यानी कि हम प्रदर्शन के द्वारा बच्चों को दिखाएंगे। पाठ्य पुस्तक में रेखाचित्र, मानचित्र, ग्राफ, तालिका और स्पष्ट, आकर्षक एवं शुद्ध होना चाहिए। जो ग्राफ है, मानचित्र है, रेखाचित्र है और जो तालिका दिया हुआ रहता है, आंकड़ा दिया हुआ रहता है, वो सब क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ को रुचि के साथ अध्ययन कर सकें। अगला नंबर है शैक्षिक सहायक साधन। तो अभ्यास प्रश्न, उपयुक्त निर्देश, प्रस्तावना आदि तथा सहायक पुस्तकों की समुचित समावेश होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न भी होना जरूरी है ताकि बच्चे उस टॉपिक को, उस लेसन को पढ़ने के बाद उसका प्रश्न के माध्यम से अभ्यास कर सकें। अभ्यास प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को यह समझ में आता है, जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितना समझा है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देते हैं तो वो समझ लेते हैं कि हमने इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगला नंबर है प्रकाशन। पुस्तकों के प्रकाशक की विश्वसनीयता एवं प्रसिद्धि होनी चाहिए, तभी व्यक्ति उस पुस्तक को खरीदना पसंद करता है और प्रकाशन की तिथि भी देख के व्यक्ति पुस्तक खरीदता है। वो देखता है कि कहीं ज़्यादा पुराना तो पुस्तक नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे या व्यक्ति नया पुस्तक को ही खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि जो नई पुस्तक है उसमें ज़्यादा मटेरियल होगा और अभी के समय में सिचुएशन जो है उसके अनुसार उसमें जो अध्याय है उसको दिया गया होगा। अगला नंबर है मूल्य। तो कीमत भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए पुस्तक का। तो पुस्तक का मूल्य जन सामान को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि एक गरीब बच्चा भी उसको आसानी से खरीद सके तथा यथासंभव पुस्तक का मूल्य कम होना चाहिए। अब अगला बिंदु क्या है कि पाठ्य पुस्तक निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव क्या दिया गया है उस चीज़ को देखेंगे कि एक बुक का निर्माण करते समय क्या सुझाव होना चाहिए, उस चीज़ को हम देखेंगे। पाठ्य पुस्तक की रचना जो है पाठ्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। करिकुलम का जो उद्देश्य है बच्चे का व्यक्तित्व का विकास करना, उस चीज़ के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा नंबर है पाठ्य पुस्तक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यानी कि उसको कंट्री के द्वारा मान्यता पुस्तक को मिली होनी चाहिए जिससे अच्छी पाठ्य पुस्तक के प्रकाशक हो सकें। तीसरा नंबर है पाठ्य पुस्तक में बहुत जल्दी उसको परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा पाठ्य पुस्तक की रचना संभव नहीं है, इसलिए जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या देखते हैं कि 10 साल में पुस्तक को चेंज किया जाता है। अगला नंबर है पाठ्य पुस्तक की रचना पूर्ण रूप से राष्ट्रीयता की छाप होनी चाहिए। रचना में राष्ट्रीयता की, यानी कि उसको कंट्री के द्वारा मान्यता मिला होना चाहिए पुस्तक को। 5वां नंबर है
पाठ्य पुस्तक को मात्र परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे विषय वस्तु की रूपरेखा संकुचित हो जाती है। उच्चतर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में एक पाठ्य पुस्तक के स्थान पर कई पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। योग्य एवं अनुभवी लेखक को सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तक के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, एक लेखक अच्छी पुस्तकों का निर्माण कर सकते हैं और पुस्तकों के निर्माण में उनकी रुचि भी बनी रहेगी, अगर उनको प्रोत्साहन मिले तब। 8 नंबर है, पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो समय समय पर लेखक एवं प्रकाशक को उपयुक्त परामर्श देती रहे। 9वां नंबर है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु किसी संप्रदाय या वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होना चाहिए। और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण एवं चयन में व्यक्तिगत, वर्गगत एवं राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और 11 नंबर है कि पाठ्य पुस्तक में आवश्यकता के अनुसार चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, आंकड़ा आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। और 12 नंबर है, अच्छे पाठ्य पुस्तक के निर्माण हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनुभवी एवं योग्य लेखक की गोष्ठियां और सम्मेलन भी आयोजित किया जाना चाहिए। और 13 नंबर है कि पाठ्य पुस्तक के मूल्यों पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाना चाहिए, ताकि एक गरीब बच्चा भी उसे पुस्तक को आसानी से खरीद सके, तथा मूल्य कम रखने के लिए प्रकाशकों को सहायता अनुदान सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के बारे में देखे, और अगले वीडियो में हम सिलेबस के बारे में देखेंगे, पाठ्य वस्तु के बारे में। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।